दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं प्रदोष गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप लोगों ने कल की वीडियो में कमेंट करके हमसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए आज रेडी है। आपके सवाल का जवाब इसी वीडियो में आगे चल करके दिया जाएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कल की वीडियो में आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की किस्मत चमक सकती है। यह दरअसल बिहार के 2 शहरों में तेल भंडार के संकेत मिले हैं। जब तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने बक्सर और समस्तीपुर में गंगा के किनारे तेल भंडार की संभावना जताई है। जहां ओएनजीसी ने समस्तीपुर और बक्सर में तेल की संभावना के आकलन की पुष्टि के लिए बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग से लाइसेंस की मांग की है। अगर खान एवं भूतत्व विभाग से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिल जाता है तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। जब विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक गंगा के किनारे बक्सर 52 वर्ग किलोमीटर और समस्तीपुर में 308 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तेल के भंडार का आकलन किया जा रहा है। जहां लाइसेंस मिलने के बाद तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ओएनजीसी ने खान और भूतत्व विभाग को पूरी जानकारी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बाढ़ को लेकर के इस दफ़ा बिहार सरकार अधिक सचेत है। जहां इसी सिलसिले में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मंगलवार को भागलपुर और कटिहार जिले में विभाग की चल रही बाढ़ सुरक्षात्मक परियोजना का हवाई सर्वेक्षण और स्थल निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। कटिहार बाढ़ प्रक्षेत्र में 2022 की बाढ़ से पूर्व भागलपुर जिला के अंतर्गत 13, कटिहार जिला के अंतर्गत 10, पूर्णिया जिला के अंतर्गत 10, अररिया जिला के अंतर्गत 4, किशनगंज जिला के अंतर्गत 6 और लखीसराय जिला के अंतर्गत 3 कटाव निरोधक परियोजनाओं अर्थात कुल 46 कटाव निरोधक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। जल संसाधन मंत्री भागलपुर और कटिहार जिले की कई परियोजनाओं की हवाई सर्वेक्षण और उपरांत विश्वविद्यालय नवगछिया में बने हेलीपैड स्थल पर पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के साथ लोग अब वापस अपने घर लौटने लगे हैं। लिहाजा ट्रेनों में एक बार फिर से यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और ट्रेनों में सीट्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल के दक्षिण मध्य रेलवे ने कुल 22 ट्रेनों में 24 डिब्बे बढ़ाने का ऐलान किया है। दक्षिण मध्य रेलवे के मुताबिक ट्रेनों में डिब्बों की संख्या में की जा रही ये बढ़ोतरी अस्थायी है और एक निश्चित समय के बाद ये सभी ट्रेनें दोबारा उतने ही डिब्बों के साथ चलाए जाएंगे जितने डिब्बों के साथ ये पहले ही से ही चलती आ रही है। दक्षिण मध्य रेलवे ने उन सभी 22 ट्रेनों के नाम और नंबर शेयर किए हैं जिनमें अस्थायी रूप से डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को दावा किया है कि केंद्र सरकार जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विधेयक लाएगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान इसका ऐलान भी कर दिया है। जब पत्रकारों ने उनसे इस कानून को लेकर के जानकारी मांगी तो फिर केंद्रीय मंत्री बोले कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जल्द आएगा, चिंता मत कीजिए। जब ऐसे बड़े और मजबूत फैसले लिए जा रहे हैं तो फिर बाकी भी जल्द लिए जाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का नेतृत्व केंद्रीय योजनाओं को भी लागू नहीं करा पाया है। दोस्तों बड़ी खबर बिहार के किशनगंज से है। यहां सीवान से सिलीगुड़ी जा रही बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बस रेलिंग तोड़ते हुए बाहर जा गिरी। इसमें कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई है जिन्हें अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में कुल 35 लोग सवार थे, लेकिन जानकारी के अनुसार समाहरणालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर ये बस खड़ी थी। इस दौरान बस को ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी। जब बस पर सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। जब घायलों का इलाज सदर अस्पताल किशनगंज में चल रहा है। टक्कर इतना जबरदस्त था कि सड़क किनारे बने रेलिंग को तोड़ते हुए बस सर्विस रोड पर आ गिरी। जहां हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। जहां वहीं ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि पिछले दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई भारी कमी के कारण आम लोगों को भले ही राहत मिली हो, लेकिन बिहार के पेट्रोल पंप मालिकों को इसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिसके बाद बिहार के 3000 पेट्रोल पंप मालिकों ने तेल कंपनियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पेट्रोल पंप मालिकों ने न सिर्फ तेल का उठाव बंद कर दिया है, बल्कि दर कम होने के कारण हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की अपील पर बिहार के पेट्रोल पंपों द्वारा मंगलवार को तेल उत्पादन कंपनियों से उठाव नहीं किया गया है। जब 2017 से डीलर मार्जिन में बदलाव नहीं करने, नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती करने से हुए नुकसान की भरपाई करने समेत 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उठाव नहीं किया गया है। एसोसिएशन के महासचिव विजेंद्र सिन्हा ने कहा है कि एसोसिएशन की अपील पर राज्य के यानी कि बिहार के 3000 पेट्रोल पंपों द्वारा पेट्रोल और डीजल का उठाव नहीं किया गया है। महासचिव ने कहा है कि बीते 6 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई है। दोनों गिरावट को आधार माने तो फिर 13 रुपये पेट्रोल और 16 रुपये प्रति लीटर डीजल में गिरावट की गई है। इससे डीलरों को औसतन 3 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का इंतजार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यानी कि 31 मई को 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। इसके अलावा कई योजनाओं के तहत कुल 22 लाख करोड़ की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए जारी किए। हालांकि इस दौरान भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक योजना की रकम नहीं आई है। अगर आप भी इन किसानों में से एक हैं तो फिर आपको कुछ काम फटाफट निपटा लेना चाहिए ताकि आपको 11वीं किस्त मिल सके। जी हाँ, यानी कि आपके खाते में अभी तक 11वीं किस्त की रकम नहीं आई है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। पीएम किसान के पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। अगर आपने नहीं कराया है तो फिर इस कारण आपके खाते में 11वीं किस्त नहीं आई होगी, लेकिन आपने ई-केवाईसी करा लिया है और फिर भी योजना की 11वीं किस्त नहीं मिली है तो फिर आपको अपना आवेदन फॉर्म चेक करना चाहिए। इसमें दिए गए डॉक्यूमेंट्स और बैंक विवरण की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी में गलती हुई है, छोटी सी भी गलती हुई है तो फिर योजना की किस्त आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको चेक करना है कि कैसे चेक करें तो आप अपने घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मस्जिद कमेटी में कब्जा को लेकर के बुधवार को बिहार के वैशाली जिले के महुआ में नमाज से पहले जामा मस्जिद में जमकर के बवाल हुआ। जहां नमाज अदा करने को लेकर के दो पक्षों में जमकर के मारपीट हुई। इस दौरान खूब लाठी डंडे चले। जानकारी के अनुसार रामपुर डगरू में जामा मस्जिद की कमेटी को लेकर के लंबे समय से विवाद था। कल सुबह अब मस्जिद कमेटी में कब्जा को लेकर के दोनों पक्षों में पहले बहस हुआ, फिर मारपीट शुरू हो गई। इसमें कुछ लोगों को हल्की चोटें आने की भी सूचना है। बताया जाता है कि मस्जिद कमेटी के झगड़े का मामला वक्फ बोर्ड तक पहुंचा था। इसके बाद बिहार राज्य वक्फ बोर्ड के आदेश पर नई कमेटी बनाई गई। नई कमेटी को मस्जिद का प्रभार देने के लिए महुआ के सीईओ मुन्ना कुमार दल बल के साथ मस्जिद पहुंचे। मस्जिद कमेटी के नए सदस्यों को प्रभार दिलाया गया, लेकिन जैसे ही नई कमेटी मस्जिद में नमाज की तैयारी में जुटी तो अचानक मस्जिद जंग का मैदान बन गया। नमाज पढ़ने को लेकर के वहां दो गुटों में लड़ाई शुरू हो गई। जब मस्जिद में जम करके लाठी डंडे और लात घुसे चले, लोग एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकने लगे। इस मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वालों पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई होगी। यह जांच के बाद 600 से अधिक फर्जी सिम कार्ड यूज करने वाले सामने आए हैं। यह आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में सभी जिलों से आंकड़े जुड़ा करके रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई है। यह जुलाई में पटना हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर बिहार सरकार की ओर से ईओयू को जवाबी हल्फनामा दायर करना है। फर्जी सिम कार्ड के मामले की जांच जिलों के अलावा एसटीएफ के स्तर पर की जा रही है। अब तक की जांच में सबसे अधिक फर्जी सिम से जुड़े मामले पटना से सामने आया है। अब तक तकरीबन 325 मामले सामने आए हैं। जब पटना शहर के पाटलिपुत्र थाने में दर्ज एक एफआईआर में 295 फर्जी सिम कार्ड धारकों के नाम दर्ज हुए हैं, जिसके बाद सभी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फर्जी सिम मामले में अब तक
करीब 400 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें पटना के अलावा रोहतास में 29, नवादा में 30, मुजफ्फरपुर में 25 और मधुबनी में 35 FIR दर्ज की गई है। फिलहाल सभी जिलों में दर्ज मामलों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। 600 से अधिक फर्जी सिम कार्ड की रिपोर्ट मोबाइल कंपनियों से प्राप्त करके ग्राहक डाटाबेस के आधार पर तैयार हुआ है। बिहार में फर्जी सिम कार्ड मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका बीते दिन दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन मामले की जांच करके फर्जी सिम कार्ड धारकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसे लेकर के पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में फर्जी सिम कार्ड धारकों की व्यापक स्तर पर जांच की जा रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि फर्जी सिम कार्ड का उपयोग करने वालों की फहरिस्त में आम लोग से लेकर के अपराधी और नक्सली तक सभी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार 2 बड़े झटके देने के बाद सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने इस बार राहत दी है। जब सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 130 रुपये से लेकर के 327 रुपये तक की राहत दी है, जब नई कीमत 1 जून यानी कि बुधवार से ही लागू हो गई है। इसका फायदा केवल व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, क्योंकि केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ही बदलाव किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत को पहले की तरह ही रखा गया है। जब पटना में फिलहाल 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 1101 रुपये का पड़ रहा है। ये कीमत देश की राजधानी दिल्ली से भी अधिक है। ऐसा बिहार सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स में अंतर के कारण होता है। जब तेल और गैस कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर में बड़ी राहत दी है। अब 19 किलो वाले सिलेंडर 130 रुपये सस्ता हो गया है। इसी तरीके से 47 किलो वाले सिलेंडर की भी 327 रुपये की कीमत घटा दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इससे राहत मिलेगी, जब नई दरें 1 जून से लागू हो गई है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की कीमतों में हर महीने 1 से 2 बार तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कंपनियां रोज बदलाव करती है। अब दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवाल के जवाब का। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं रंजीत पासवान जी से। ये लिखते हैं कि फिरदौस भैया पीएम किसान का पैसा डाल दिया है क्या? तो जी डाल दिया है 31 मई को ही। तो अगला सवाल लेते हैं मिथिलेश कुमार जी से। लिखते हैं कि सर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कम से कम कितना ज़मीन होनी चाहिए? तो मिथिलेश कुमार जी इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो फिर नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल लेते हैं मुजाहिर आलम जी से। लिखते हैं कि मैं एनसीसी ट्रेनिंग किया हूं लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिला है मुझे। जी इसके लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं निकली है। अब अगला कमेंट लेते हैं। ये लिखते हैं मनोज कुमार। लिखते हैं कि सर ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करें? तो मनोज कुमार जी इसके लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन कर दीजिए, उसके बाद CEO द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद फिर आपका दाखिल खारिज मोडिशन हो जाएगा। अब अगला सवाल लेते हैं आलमगीर जी से। ये लिखते हैं कि मैं आलमगीर बस्ता गांव से बोल रहा हूं। सरिया और सीमेंट का दाम कम होगा कि नहीं, और होगा तो कब तक? तो आलमगीर जी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही सरिया और सीमेंट का दाम थोड़ा कम हुआ है। अब अगला कमेंट लेते हैं मुस्कान परवीन जी से। ये लिखते हैं कि सर BA में एडमिशन हो रहा है क्या? मिथिला यूनिवर्सिटी का डेट कब आएगा? तो मुस्कान जी हाँ मिथिला यूनिवर्सिटी का डेट जारी हो चुका है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। ये डेट 26 जून से शुरू है, यानी कि 26 जून से आप BA पार्ट 1 में एडमिशन ले सकते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में, और इसका लास्ट डेट 1 जुलाई है। 26 जून से 1 जुलाई के बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब अगला कमेंट लेते हैं खुशबू कुमारी जी से। ये लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग फिरदौस जी, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट कब आएगा? तो इसके लिए अभी कोई अपडेट जारी नहीं किया गया। जब अपडेट जारी किया जाएगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं राकेश कुमार जी से। ये लिखते हैं कि PM सम्मान निधि का मैसेज तो आ गया है, लेकिन पैसा खाते में अभी तक नहीं आया है। तो राकेश कुमार जी आप EKYC कर लिए हैं? अगर नहीं किए हैं तो अभी जाइए, अभी EKYC कर लीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर EKYC कर लिए हैं फिर भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो फिर आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। उसके बाद अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर आप अपने स्टेटस चेक करें। आप जब अप्लाई किए थे तो आप देखिए उसमें कि आपके अप्लाई में फॉर्म में कोई गलती तो नहीं रह गई है। अगर छोटी सी भी गलती रह गई है तो फिर आपको PM किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जब देखिए अगर कहीं गलती है तो उसको सुधारिए, उसके बाद फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं राजा आलम जी से। ये लिखते हैं कि राजा आलम बिहार से हूँ, अररिया जिला से हूँ। PM किसान 11 किस्त का पैसा कब आएगा? तो राजा आलम जी कहाँ पर सोए हुए हैं? पैसा तो आ गया है 31 मई को ही। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद जुल्फ़िकार अली जी से। ये लिखते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है, कब तक आ जाएगा सर बताइएगा ज़रूर। तो मोहम्मद जुल्फ़िकार अली जी इसमें आपका ही कोई गलती होगा, कोई मिस्टेक हो सकता है। आप अगर PM किसान योजना में EKYC नहीं किए हैं तो फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता है। तो इसीलिए आप अभी EKYC कर लीजिए, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर EKYC कर भी लिए हैं फिर भी नहीं आता है तो फिर आप अपना स्टेटस चेक कीजिए। जब आप अप्लाई किए थे तो आपका एप्लीकेशन में कुछ गलती रही होगी,
जिसकी वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए होंगे। तो जाइए आप देखिए, अगर गलती है तो उसको सुधारिए, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद हसनैन खान जी से। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर आप बताइए फाजिल का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, और फीस कितनी होगी? तो इसके लिए अभी कोई अपडेट जारी नहीं की गई है। अब अगला कमेंट लेते हैं आनंद कुमार पांडे इंजीनियर जी से। ये लिखते हैं कि सर मेरा अकाउंट में पीएम किसान निधि योजना वाला रुपया नहीं आया है, कैसे आएगा सर बताइए। तो आनंद कुमार पांडे जी, इससे पहले जो बताए गए हैं उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं सोनू कुमार जी से। ये लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग फिरदौस भाई, मैं आपका न्यूज़ डेली मॉर्निंग टाइम में सुनता हूं और कुछ नया सुनने को मिलता है, थैंक यू, शुक्रिया भाई। अब अगला कमेंट लेते हैं जय कुमार मोदी मधेपुरा जी से। ये लिखते हैं कि सर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो क्या हमारा भी राशन कार्ड रद्द हो जाएगा? तो जी बिल्कुल रद्द हो जाएगा। जिसके पास मोटरसाइकिल, पक्का मकान, 10,000 से ऊपर मंथली कमाई हो तो उसका राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। जी, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, पक्का मकान है या फिर 10,000 से ऊपर मंथली कमाई है तो फिर आपके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं। ये लिखते हैं मुमताज़ शेख जी। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई, मेरा नाम हाफिज़ मुमताज़ अहमद है, आप खैरियत से हैं? बिहार में बरसात कौन सी तारीख से शुरू होती है? तो मुमताज़ शेख जी, अभी प्री मानसून की बारिश हो रही है और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 12 जून को मानसून आया था और इस बार करीब उससे पहले आने की संभावना है। 8 से 12 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। तो दोस्तों सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। जो भी बच गए हैं आगे चल करके इसी वीडियो में कवरेज किया जाएगा, तब तक आप बने रहें डेली न्यूज़ के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेली न्यूज़ की ओर। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विदेशी लड़कियों के आने की सूचना मिली है, जब पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश सहित अन्य देशों की लड़कियां यहां देह व्यापार में शामिल है। इसी सूचना के आधार पर पूर्णिया रेड लाइट एरिया में पुलिस की टीम पहुंची, जहां कई घंटे तक छापेमारी की। पुलिस ने एक लड़की को बरामद भी किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बांग्लादेश की एक लड़की को यहां लाया गया है। यह सूचना पर सदर थाना पुलिस ने कटिहार मोड़ में स्थित रेड लाइट एरिया में छापेमारी की। खास करके पुलिस टीम द्वारा रिंकी खातून के ठिकानों पर छापेमारी की। सदर थाना पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश की एक लड़की के यहां आ जाने की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक लड़की को वहां से बरामद की है, जिसने अपना घर सीवान बताया है। जब पूछताछ में लड़की इस बात से साफ मुकर गई कि उसे किसी दबाव में यहाँ पर लाया गया है, जहां उन्होंने खुद की मर्जी से यहाँ आने और फिर यहाँ के लोगों से संपर्क रहने की बात कही है। जब फिलहाल पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही है। आपको बता दूं कि बिहार में कई विदेशी लड़कियां हैं जो देह व्यापार से जुड़ी है। जहाँ रेड लाइट एरिया में भी कई विदेशी लड़कियां हैं, जहाँ पूर्णिया में भी विदेशी लड़कियों के रेड लाइट एरिया में रहने की सूचना मिली है। इस कारण पुलिस वहां लगातार नजर बनाए रखी है, छापेमारी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी विदेशी लड़की को बरामद नहीं किया है, लेकिन शक है कि कुछ विदेशी लड़कियां हैं यहाँ जो देह व्यापार में शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कटिहार में बिहार प्रदेश बीजेपी के कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में 2 राजनीतिक समेत कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिसमें पार्टी के नेताओं ने अपनी बात रखी है। ये विशेष बैठक कोसी और सीमांचल के इलाके कटिहार में आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कराने की तैयारी हो रही है। इस जातीय जनगणना में अल्पसंख्यकों की जाति की भी अलग से गणना होनी चाहिए। इसके साथ ही सीमांचल की अलग अलग जिलों में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्याओं को निकाल बाहर करना चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये 1991 के कानून के दायरे में नहीं आता है। इस बैठक में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर चर्चा की गई और उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करने का निर्णय लिया है। जब बैठक में बिहार की एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई और नीतीश सरकार का धन्यवाद किया गया। बैठक में बिहार जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि नीतीश कुमार द्वारा बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की तरफ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के साथ साथ निगरानी विभाग की छापेमारी भी इन दिनों काफी सक्रिय है। विजिलेंस की टीम भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में निगरानी विभाग की टीम ने समस्तीपुर से 2 अप्रतिबद्ध अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जहां वे एक जन वितरण विक्रेता से 50,000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे। उसी दौरान निगरानी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों में खानपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रिया सतसंगी और सरायरंजन आपूर्ति पदाधिकारी राजीव कुमार शामिल है।
दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने बीते 5 मई अपने गृह राज्य बिहार में सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान किया है और ऐलान करके बिहार की सियासी में सरगर्मी बढ़ा दी है। अपने इस राजनीतिक अभियान को देखते हुए प्रशांत किशोर ने जन सूरज यात्रा की शुरुआत आरजेडी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के घर से की है। इसी क्रम में वे वैशाली जिले में 4 दिनों के दौरे पर हैं। जब वैशाली जिले के वे सभी प्रखंडों में गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अपने जन सूरज राजनीतिक अभियान के तहत वे पूरे बिहार में गणमान्य लोगों के साथ ही सामान्य जनों से भी मुलाकात करने और फिर अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पद यात्रा की शुरुआत चंपारण से करेंगे। इसके लिए वे करीब 3000 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करेंगे और लोगों से सीधे संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे हर ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। इसके साथ लोगों से बातचीत के बाद राजनीतिक दल बनाने का निर्णय लेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात करके बिहार की परियोजनाओं पर चर्चा की। इस क्रम में कच्ची दरगाह से अनिशाबाद के बीच 15 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर भी विचार विमर्श किया। जब पथ निर्माण मंत्री ने इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर अपनी बातें रखी है। जब तय हुआ है कि मंत्रालय के अधिकारी इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता और फिर अन्य पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। गांधी सेतु के नवनिर्मित लेन के लोकार्पण पर भी विमर्श हुआ है। जिन परियोजनाओं के लिए जमीन की अधिग्रहण हो गया है उनकी निविदा पर भी बात हुई है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि NH30 के पहाड़ी जंक्शन से महात्मा गांधी पुल के 4 लेन में बन जाने से नए 4 लेन पुल के निर्माण के बाद ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि पहाड़ी जंक्शन को विकसित किया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से संघर्ष के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया है। इसके बाद ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब आरजेडी के नए बॉस होंगे। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में इसे अघोषित ताजपोशी के रूप में देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी में फ्री हैंड मिलने के बाद अब बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि जनता ने तेजस्वी यादव को नेता माना है। जब कांग्रेस ने इस नपी तुली प्रतिक्रिया दी है तो फिर वही बीजेपी ने कहा है कि पार्टी और परिवार पर कब्जा करने के लिए तेजस्वी को शुभकामनाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 17 साल के एक छात्र की चाकू से गोद करके उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के संगवाडीह गांव की है। हत्या की वजह साफ नहीं हो सका है। वहीं जानकारी पाकर के मौके पर पहुंचे पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान संगवाडीह गाँव निवासी राम प्रवेश मदेसिया का 17 वर्षीय बेटा अनूप कुमार के रूप में की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि नगर पालिका आम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर सहित वार्ड पार्षदों का प्रत्याशी बनने के लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का अंतिम मौका मिल रहा है। जिन प्रत्याशियों का नाम नगर पालिका चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा वे चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। जहां राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद दूसरे चरण के लिए राज्य की 84 नगर पालिकाओं की मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है। जहां इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जहां मतदाताओं के साथ सभी प्रत्याशी मतदाता सूची के प्रारूप में अपने नाम की जाँच कर ले। अगर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फिर आवेदन देकर के अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा ले। आपको बता दूं कि 28 जून को 84 नगर निकायों की मतदाता सूची की प्रारूप प्रकाशित की जाएगी। जहां वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का अंतिम मौका 11 जुलाई तक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उत्तर मध्य उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर बुधवार को मेघ गर्जन के साथ बारिश होने से मौसम सुहाना बना रहा, जबकि पटना समेत बिहार के अधिकांश हिस्सों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी रही। बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं इन जगहों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इसके कारण येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जारी तत्काल पूर्वानुमान में बताया गया है कि गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण आदि जिलों के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वी पश्चिमी ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी राजस्थान से उत्तरी बांग्लादेश तक हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर के गुजर रही है। वहीं एक चक्रवाती परिसंरचना का क्षेत्र झारखंड और इसके आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव से बिहार के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।
दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में मंगलवार की शाम को पटना सिटी के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों द्वारा पूर्व विधायक के 2 भाइयों की गोली मार करके हत्या कर दी। यह दोनों मृतक बीजेपी के पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के भाई थे। सिर्फ 35 दिनों के अंदर चित्तरंजन शर्मा के 4 परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 26 अप्रैल को चित्तरंजन के चाचा अभिराम शर्मा की जहानाबाद और भतीजे दिनेश शर्मा को मसूरी में मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की चर्चित लीची अब किसानों को डबल मुनाफा देने वाली है। दरअसल लीची के फल के अलावा अब उसके बीज के भी दाम मिलेंगे। ये राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के शोध में यानी कि रिसर्च में सफलता के कारण संभव हुआ है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने लीची की गुठली से मछलियों के लिए चारा बनाने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि उत्तर बिहार में मत्स्य पालन में काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे मछली चारे की मांग के साथ कीमत भी बढ़ी है। वहीं दाम कम होने के साथ पौष्टिक चारा मछली पालकों को उपलब्ध हो, इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर R.K. श्रीवास्तव के निर्देश पर अनुसंधान की शुरुआत की गई थी। अनुसंधान के दौरान राइस ब्रान की मात्रा 10% कम करके उसकी जगह लीची के बीज का उपयोग किया गया। इससे बना चारा जब मछली को दिया गया तो फिर उसकी ग्रोथ में कोई अंतर नहीं आया, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी। डॉक्टर शिवेंद्र कहते हैं कि लीची के बीज में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो मछली को मरने के बाद ज़्यादा देर तक सड़ने या फिर ख़राब होने से बचाते हैं। इस पर अभी अनुसंधान चल रहा है। आमतौर पर लीची के बीज और छिलकों को बेकार माना जाता है, जिससे कई पर्यावरणीय समस्या पैदा होती है। दोस्तों बात करते हैं कि गेहूं को पीला सोना भी कहा जाता है। यह खेती से लेकर के कारोबार व्यापार तक में इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व के यानी कि दुनिया के बदले कारोबारी हालात ने इसे साबित भी किया है। यही कारण है कि बिहार में इस बार सरकारी समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर किसानों से गेहूं खरीद के लिए एजेंसियों को इंतजार ही करता रह जाना पड़ा है। जब मांग इतनी अधिक हो गई है कि कारोबारियों ने खेत खलिहान से ही गेहूं की सारी खरीदारी कर ली है। जब राज्य सरकार ने 10 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकारी खरीद का आंकड़ा 10,000 से भी पार नहीं हो सका है। जब बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, यहाँ गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान देश में छठा है। क्षेत्र भी बड़ा है। रबी का रकबा करीब 32 लाख हेक्टेयर है। इसमें सबसे ज़्यादा करीब 22 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बार 66 लाख टन से भी ज़्यादा गेहूं उत्पादन का अनुमान है। धान के बाद ये दूसरी बड़ी उत्पादन वाली फसल है, जिसे कमोबेश पूरे बिहार में उपजाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहारियों की पहली पसंद गाय का दूध है। जहाँ बिहार में कुल दूध उत्पादन 11,501 टन में 62% उत्पादन गाय का दूध ही है, जबकि भैंस के दूध की उत्पादन में भागीदारी 35% और बकरी के दूध की भागीदारी मात्र 2% है। खास बात यह है कि बिहार के लोगों का गाय के दूध के प्रति रुझान बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल दूध उत्पादन में गाय के दूध की मात्रा 58% थी, जो 1 साल बाद 4% बढ़ गई। जब बिहार की राजधानी पटना दूध उत्पादन में सबसे आगे हैं, वहीं दूसरे नंबर समस्तीपुर जिला है, जब तीसरे नंबर पर बेगूसराय और चौथे नंबर पर भागलपुर है। जब गया जिला 5वें नंबर पर है, वहीं शिवहर जिले में सबसे कम दूध का उत्पादन होता है। बिहार में आंकड़ों पर नजर डालें तो फिर दूध का उत्पादन बढ़ा है। जब बिहार के कुल दूध उत्पादन 11,501 टन में से 62% उत्पादन गाय का दूध का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जहां वहीं इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU की SI टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल लखीसराय के मैदनी चौकी पुलिस ने BPSC पेपर लीक मामले में रविश डॉन और मनोज उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया है। जब BPSC सॉल्वर गैंग के भागलपुर और बांका गिरफ्तार हुए आरोपियों से रविश डॉन की नज़दीकियां सामने आ रही है। जहां वहीं इससे पहले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। जब पूछताछ के बाद चारों अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 जून को आयोजित होगी। जब प्रवेश परीक्षा को लेकर के बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने ITI कैट 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। जब अभ्यर्थी 2 जून से प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जब 2 से 8 जून तक प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की गलती को सुधार करा जा सकता है। जब परिषद की ओर से इससे पहले एक बार परीक्षा रद्द करते हुए 29 मई तक ऑनलाइन आवेदन तिथि का विस्तार किया गया था।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में संभावित बाढ़ और उससे उत्पन्न स्थिति से निपटने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जब मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में संभावित बाढ़ और उससे उत्पन्न स्थिति से निपटने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इसके लिए सभी जिलों में विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों प्रबंधन, जरूरी सामग्रियों और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों का समय समुचित इलाज संभव हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी अभी भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। आए दिन अवैध शराब की खेप बरामद होने की खबर देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले कटिहार जंक्शन से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर शराब तस्करी का मामला सुर्खियों में था। इसके अलावा बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान के दौरान अलग अलग ट्रेनों से लावारिस हालात में अवैध शराब भी जब्त की जा रही है। जब वहीं अब शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बिहार सरकार की तरफ से पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार की फिर से अपील की गई है। बिहार सरकार ने न्यायिक दंडाधिकारी की सख्ती देने के लिए पटना हाईकोर्ट से एक बार फिर से अपील की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट से शराबबंदी संशोधन कानून को और बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन भी मांगा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में इसमें एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। इसी के साथ पुलिस ने नशेरियों की बड़ी चेन को भी पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। टाउन थाना की पुलिस ने एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू के निर्देश पर सोमवार की रात से मंगलवार की शाम तक विशेष छापेमारी अभियान चलाया है। अभियान में पुलिस ने शहर के अलग अलग स्थानों से 21 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बस स्टैंड, रुई धासा मैदान और धर्मगंज सहित कई स्थानों पर की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के लिए अब नीतिगत और बड़े फैसले तेजस्वी यादव लेंगे। जहां मंगलवार की शाम राष्ट्रीय जनता दल की 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर हुई विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां भले ही अघोषित रूप से ये जिम्मेदारी सौंपी गई हो, लेकिन अंदर खाने से ही खबर है कि अब नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। जी हाँ, राबड़ी आवास में आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मीडिया से बात की है। जहाँ पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है। जहाँ अगले 30 सालों तक तेजस्वी बिहार की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। जगदानंद सिंह ने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तकनीकी रूप से भले ही कोई सरकार बना ले, लेकिन जनता तेजस्वी यादव को सीएम बना चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज की मीटिंग में हम लोगों ने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के नाम से फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना करके मैसेज भेजा जा रहा है। जहां संजय झा ने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है और लोगों से ये भी कहा है कि सतर्क रहें। इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। संजय झा ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से 2 नंबर का जिक्र भी किया है। जानकारी के मुताबिक जल संसाधन मंत्री संजय झा के नाम से कुछ फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना करके विभागीय अधिकारियों एवं अन्य लोगों को फर्जी संदेश भेज जा रहे हैं। इसकी जानकारी संजय झा ने खुद मंगलवार को ट्वीट करके दी है। उन्होंने इस संबंध में बिहार पुलिस से मदद मांगी है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि इस तरह के संदेश पर ध्यान न दिया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे बिहार की बिजली कंपनी राहत महसूस कर रही है। बिहार सरकार इसके लिए पहले से ही मांग कर रही थी। ऊर्जा मंत्रालय ने थर्मल पावर यूनिट से न्यूनतम बिजली क्रय लोड को 55% से घटा करके 40% कर दिया है। यह व्यवस्था अगले 2-3 सालों के लिए की गई है। इससे बिहार की बिजली कंपनी को फायदा होगा और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक ये प्राविधान था कि बिजली कंपनी न्यूनतम 55% लोड के लिए ऊर्जा उत्पादन में लगी इकाइयों से बिजली क्रय करेगी। इससे बिजली कंपनी को परेशानी ये थी कि मांग नहीं रहने पर भी उसे न्यूनतम 55% बिजली की खरीद अनिवार्य रूप से करनी थी। अब इसे 40% कर दिए जाने से बिजली कंपनी को 15% कम क्रय करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पर्यटन स्थलों के विकास और ब्रांडिंग के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। यह सरकार विधायकों और सांसदों के सुझाव के अनुरूप इन केंद्रों का विकास करेगी। यह साथ ही बिहार के पर्यटन केंद्र की ब्रांडिंग नए सिरे से की जाएगी। दिल्ली मेट्रो में प्रचार प्रसार के बाद अब देश भर के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र पर बिहार के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करने की तैयारी है। इसको लेकर के पर्यटन विभाग दूसरे राज्यों से बातचीत करेगा। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को इसको लेकर के निर्देश दिया है। इसके लिए राज्यों के पर्यटन मंत्री को पत्र भेज करके वहां के पर्यटन स्थलों पर बिहार के संबंध में जानकारी देने का आग्रह किया है। दोस्तों वक्त हो चला है आपके सवाल के जवाब का। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं,
समा परवीन जी से, ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मदरसा में टीचर का वैकेंसी कब निकलेगा सर? नहीं, अभी नहीं निकलेगा, अभी इसके लिए कोई डेट जारी नहीं की गई है। अब अगला सवाल लेते हैं मिथिलेश कुमार जी से, ये लिखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेने के लिए कम से कम कितना ज़मीन होना चाहिए? तो मिथिलेश कुमार जी, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा ज़मीन रहेगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अब अगला कमेंट लेते हैं पूजा कुमारी जी से, ये लिखते हैं कि सर बीपीएससी न्यू एग्ज़ाम डेट कब घोषित होगा? नहीं, इसके लिए भी अभी कोई अपडेट नहीं आई है। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद सादाब जी से, ये लिखते हैं कि फिरदौस भाई, गया में बारिश कब होगी? तो सादाब जी, बारिश तो हो रही है डेली, थोड़ी बहुत प्री मानसून वर्षा चल रही है अभी। अब अगला सवाल लेते हैं रुखसाना खातून जी से, ये लिखते हैं क्या फ्री वाला राशन मिलना बंद हो गया है? क्या पटना से बोल रहे हैं रुखसाना खातून जी? नहीं, अभी बंद नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। अब अगला कमेंट लेते हैं विक्रांत शर्मा जी से, ये लिखते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई 10th के बाद होगा या फिर 11th के बाद रिप्लाई में? तो विक्रांत जी नहीं, 12वीं करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। अब अगला कमेंट लेते हैं मुजीबुल अंसारी जी से, ये लिखते हैं कि सर फ्री सिलाई मशीन कौन सा शहर में उपलब्ध है, बताइएगा। तो मुजीबुल जी, आप बिहार के किसी भी कोने के रहने वाले हों तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इसके लिए पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी चाहिए तो फिर आप केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर इसके बारे में पूरी आर्टिकल लिखा गया है। और आप सर्च कीजिए गूगल में www.kdbtv.com। सर्च करने के बाद जाइएगा वेबसाइट में, वहाँ पर सिलाई मशीन के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ रहेगा। उस आर्टिकल को पढ़ करके आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगला कमेंट लेते हैं तमन्ना अंसारी जी से, ये लिखते हैं फिरदौस भाई, मेरा पीएम किसान का पैसा नहीं आया है, क्या करें? तो तमन्ना अंसारी जी, इस बारे में इसी वीडियो में पहले बताया गया है, आप जाकर के देख लीजिए, वो सारे स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद नौसाद जी से, मोहम्मद नौसाद, बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट प्रखंड बराड़ी से बोल रहा हूँ। फिरदौस भाई, आप ये बताएं कि आंगनबाड़ी का बहाली कब होगा? तो मोहम्मद नौसाद जी, अभी इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली है, जब वैकेंसी निकलेगी तो केडीबी लैब के माध्यम से जरूर पता चलेगा आपको। अब अगला कमेंट लेते हैं नूरैन खान जी से, ये लिखते हैं कि सर मेरा भाई एक पैर से विकलांग है, उनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है, रिक्शा कैसे मिलेगा? हम समस्तीपुर के राजपुर पश्चिमी बंगरा का निवासी हूँ। तो नूरैन खान जी, आपको बता दूं कि इसके लिए बिहार सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना चल रही है, आप उसमें अप्लाई कीजिए और आपको विकलांग पेंशन हर महीना मिलता रहेगा आपके भाई को। अगर आप अपने भाई के लिए रिक्शा लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके भाई के पास विकलांग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके भाई के पास विकलांग सर्टिफिकेट है तो आप ब्लॉक जाइए, साथ ही एक एप्लीकेशन भी लिखिए और ब्लॉक में जाकर के जमा कर दीजिए, वहां से आपको रिक्शा मिल जाएगा। दोस्तों, सवालों के जवाब का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।